Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I came with a complete lecture series of RCC डिज़ाइन। तो आज जो है हम पूरा कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं आरसीसी डिज़ाइन के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशली झारखंड से, और इसमें हम एसबीटी झारखंड का सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये फॉलो करेंगे हम एसबीटी झारखंड। और आरसीसी डिज़ाइन जनरली उस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है, जो फिफ्थ सेम में स्टूडेंट है वो आरसीसी डिज़ाइन पढ़ेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो गई है। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आरसीसी में सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर देखेंगे क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होता है, कंपोजिट मटेरियल। जनरली आपका रेनफोर्समेंट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज होता है, दोनों का मिक्सचर होता है आपका आरसीसी। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे क्यों हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या रेनफोर्समेंट होता है, सब के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्यों ये रिक्वायर होता है। फिर क्या क्या ग्रेड का सीमेंट और स्टील होता है, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। फिर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हम लोग देखेंगे, मॉडुलर रेशियो, फिर टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर्स। तो कोई स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे, जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें क्या क्या लोड आता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है, आप जो भी डिज़ाइन किए सेक्शन का उसका क्या स्ट्रेंथ है। फिर उस हिसाब से मतलब कि कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से उसका स्ट्रेंथ कैपेबल है कि नहीं, उस लोड को कैरी कर पाएगा कि नहीं, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर डिज़ाइन करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। फिर मेथड्स ऑफ डिज़ाइन हम लोग देखेंगे, क्या क्या मेथड्स यूज़ करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग द आरसीसी सेक्शंस। आरसीसी सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, हम लोग क्या मेथड यूज़ करेंगे। तो जनरली मेथड जो है जो डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है वो है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड अभी लेटेस्ट मेथड है, जनरली यही यूज़ हो रहा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप लोग को बस सिंगली रेनफोर्स बीम में पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है। और इसके लिए हम लोग कोड फॉलो करेंगे, वो है आपका IS 456। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब डिटेल से हम लोग सब चीज़ देखेंगे। सबसे पहले प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है आपका एक हार्डन मास है। ठीक है, और ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो ये मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। तो जनरली अगर हम लोग सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट या फिर ग्रेवल बोलिए, ग्रेवल प्लस वाटर, ये चार चीज़ को अगर हम लोग मिक्स करेंगे, इसका मिक्सचर बनाएंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर बनाया गया, ये आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। ठीक है, ये चारों चीज़ को मिला के मिक्सचर बनाया है। सैंड आप लोग जान रहे हैं, ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल जो है सैंड से हल्का बड़ा होता है। हम लोग कोर्स एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं। कोर्स एग्रीगेट हो गया आपका गिट्टी। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चारों चीज़ का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, मिक्सचर होता है क्या चीज का, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। ठीक है, इसको अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग जो है डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। These ingredients are mixed together to form a plastic mass which is poured into desired shape molds called as forms। तो ये जो हम लोग मिक्सचर मिल गया हम लोग को प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, इसको यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए जैसे हम लोग को बीम बनाना है। ठीक है, मान लीजिए बीम बनाना है, तो ये बीम आपका कुछ इस टाइप का हो गया। तो सबसे पहले इसका फॉर्म बनाना होता है, जो हम जैसे ढलाई होता होगा, आप लोग छत में भी देखे होंगे या फिर बीम का ढलाई देखे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले उसका एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाते हैं, तो मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, प्लाई यूज़ करते हैं या वुड यूज़ करते हैं। पहले उसका हम लोग सांचा बना लेते हैं, उसके बाद ऊपर से कंक्रीट जो है डाल देते हैं। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसमें डाल दिया जाता है। अंदर आपका रेनफोर्समेंट भी रहता है। रेनफोर्समेंट क्या हो गया, जो छड़ वगैरह होता है। तो ये जो सांचा हो गया इसको हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और यही जो आपका प्लास्टिक मास है, जो ये आपका कंक्रीट जो है ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा और प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाएगा।
ठीक है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम लोग क्या समझे कि ये आपका चार चीज का मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर। ठीक है, ये चारों चीज को मिक्स करके हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं। और इसको यूज कैसे किया जाता है, ये जिसका जो प्लास्टिक मास है, ये प्लास्टिक मास हो गया। प्लास्टिक मास क्या होता है, मीन्स उसको हम लोग कोई भी शेप में ढाल सकते हैं, बशर्ते आपका किस शेप का फॉर्म है। ठीक है, अगर बीम के शेप में आपका फॉर्म्स है तो बीम के शेप का हम लोग उसको ढाल ढाल सकते हैं बीम के शेप में। ठीक है, और यही हार्ड होके आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाता है। आगे बढ़ते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है अगर उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट यूज कर दें, ठीक है, रेनफोर्समेंट अगर हम लोग इंक्लूड कर दे प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट यूज हुआ है। रेनफोर्समेंट जनरली आपका स्टील के फॉर्म में रहता है, स्टील बार, जो आप लोग देखे होंगे जो छड़ यूज होता है वो स्टील बार रहता है, तो वही हो गया आपका रेनफोर्समेंट। और उसको अगर हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में इंक्लूड कर देते तो वो हो गया आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग रहता है इन कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग रहता है कंप्रेशन में। ठीक है, मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट से कुछ भी बना हुआ है आपका, कोई भी सेक्शन बना हुआ है तो उसको आप कितना भी कंप्रेस कर ले वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है कंप्रेशन में, बट इट इज वीक इन टेंशन। वीक इन टेंशन, टेंशन में काफी वीक रहता है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग को बढ़ाने के लिए ही रेनफोर्समेंट यूज करना होता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग लोड लगाएंगे, कुछ भी लोड लगाए, ठीक है, तो ये बीम आपका कुछ इस टाइप का डिफ्लेक्ट करेगा। ये बीम पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या आता है, सीमेंट आ गया, सैंड आ गया, गिट्टी आ गया और वाटर, ये चारों का मिक्सचर बना है और वो हार्ड होके बनाया है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो जब हम लोग लोड इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये आपका बीम कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा। ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप का शेप में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे अगर एक जोन देख लें, ये अब देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे का अगर हम लोग जोन देखें तो नीचे क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, नीचे जो है फैल रहा है आपका कंक्रीट, और ऊपर जो है आपका कंप्रेस हो रहा है। तो जो नीचे साइड जो है वो आ रहा है टेंशन, और ऊपर के जोन में जो है वो आ रहा है कंप्रेशन। तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो कंप्रेशन में क्या होता है, काफी स्ट्रेंथ उसका ज्यादा रहता है कंप्रेशन में, लेकिन टेंशन में वीक रहता है। तो क्या होगा, इस यहाँ पे क्रैक्स आने लगेगा। अगर इसको हम दूसरा कलर में दिखाएं तो क्योंकि टेंशन में आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट वीक रहता है तो इसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होने लगेगा। ठीक है, ये आपका क्रैक्स डेवलप होने लगा। तो अब इसी क्रैक से हम लोग को बचने के लिए क्या करना होता है, टेंसाइल जोन, ये जो ऊपर का जोन हो गया, ये ऊपर का जोन क्या है, कंप्रेसिव जोन, और ये नीचे साइड का जोन हो गया आपका टेंसाइल जोन। क्योंकि इस नीचे साइड में टेंशन आ रहा है, नीचे वाला जोन में टेंशन आ रहा है और ऊपर वाला जोन में कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टेंसाइल जोन में कंक्रीट आपका वीक रहता है तो इसीलिए क्रैक्स डेवलप होता है। तो इस क्रैक से हम लोग को बचने के लिए क्या करना होता है, हम लोग स्टील का बार यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट क्या करता है, इस क्रैक्स को पकड़ के रखता है और टेंशन में भी आपका जो कंक्रीट है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट अगर हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में इंक्लूड किए तब हम उसको क्या बोलेंगे, आरसीसी बोलेंगे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसका काफी वास्ट यूज है। ठीक है, आरसीसी जो है आपका उसका फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। यहाँ तक हम लोग देख लिए। फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे द रेनफोर्सिंग स्टील इज प्लेस्ड इन द फॉर्म्स। जो फॉर्म जैसे हम बताए थे, ये जो आपका अगर बीम ही बना रहे तो इसका पहले हम लोग को फॉर्म बनाना पड़ता है। फॉर्म मीन्स सांचा बनाना होता है,
तो उसी को फॉर्म बोलते हैं। फिर उसमें जो है हम लोग रेनफोर्सिंग स्टील का पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से हम लोग कंक्रीट जो है उसको पोर कर देते हैं। तब आपका जो सॉलिफाइड मास मिलता है वो होता है आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। तो आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि किससे बनता है, कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट से। ये दोनों को मिक्स ऐड करके जो आपका सॉलिफाइड मास मिलता है उसी को हम लोग आरसीसी बोलते हैं। ये भी हम लोग देख लिए स्टील रेनफोर्समेंट जो है अपना आप टेंसाइल जोन में यूज करते हैं टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस। यहाँ पे नीचे जो है टेंसाइल जोन में हम लोग स्टील का बार यूज करते हैं, क्योंकि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है तो क्रैक्स उसमें डेवलप होता है, तो इसको पकड़े रहे इसलिए हम लोग टेंसाइल जोन में ये रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या यूजेस है आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट का। ऐसे अगर बोला जाए तो इनन्यूमरेबल यूजेस है, मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत सारा यूज है आपका आरसीसी का कंस्ट्रक्शन में। लेकिन कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट है वो सब लिस्टेड बिलो। ये सब जो है नीचे दिया हुआ है। जैसे बिल्डिंग्स में हम लोग यूज करते हैं, बिल्डिंग्स में जनरली आपका कॉलम और बीम, ये सब में कॉलम बीम फिर स्लैब वगैरह ये सब में यूज होता है आरसीसी। ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर जितना भी बनता है उसको हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे इसमें कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले कॉलम बीम वगैरह बन जाता है। ठीक है। पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम और बीम में ही रहता है, बाद में इसमें ब्रिक्स वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। बाद में जो है ब्रिक्स को इंक्लूड हम लोग करते हैं, पहले कॉलम और बीम बन जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आरसीसी यूज होता है, कॉलम और बीम जो है आपका आरसीसी का ही बना हुआ रहता है। फिर फ्लाई ओवर हो गया, यहाँ पे आरसीसी यूज होता है। वाटर टैंक्स, जो बड़ा बड़ा वाटर टैंक होता है वो भी उसमें भी आरसीसी यूज होता है। फिर रोड और रेल ब्रिजेस, इसमें भी आपका आरसीसी यूज होता है। रोड में जो एनएच वगैरह है उसमें आरसीसी यूज होता है। फिर रेल का जो ब्रिज बनता है वहाँ भी आरसीसी यूज होता है। तो इनन्यूमरेबल यूजेस है इसका। चिमनी हो गया, टावर हो गया, रिटेनिंग वॉल्स हो गया, बंकर एंड सिलोस, ये सब ये सब स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। ये सब वाटर टैंक के जैसा ही होता है, सीलो वगैरह बड़ा बड़ा स्टोरेज के लिए ये बनता है, सीलो। ठीक है। तो ये सब यूजेस हो गया आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट का। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी। क्या क्या एडवांटेज है आरसीसी का ये हम लोग देखते हैं। ऐसे तो इनन्यूमरेबल एडवांटेजेस है, कुछ कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं। पहला स्ट्रेंथ का अगर बात करें, क्या स्ट्रेंथ रहता है, तो इसका आरसीसी का स्ट्रेंथ टेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और कंप्रेशन में भी सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है। जैसे पीएससी का जो पीसीसी का जो था प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो वो खाली कंप्रेशन में उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा था, टेंशन में था नहीं। लेकिन स्टील बार हम लोग जैसे यूज़ किए तो उसका स्ट्रेंथ टेंशन में भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका स्ट्रेंथ जो है आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों में अच्छा खासा रहता है। ड्यूरेबिलिटी का बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल रहता है अगर उसको प्रॉपरली डिज़ाइन और लेड किया गया हो, अच्छा से डिज़ाइन किया गया और लेड किया गया हो। अगर अच्छा से वो डिज़ाइन है तो वो आराम से 100 ईयर्स तक रह सकता है। ठीक है। एंड मोर देन 100 ईयर्स ऑल्सो। मोल्डेबिलिटी का बात करें तो कोई भी शेप हम लोग देख सकते हैं, जैसा भी आपका फॉर्म का शेप होगा, चाहे वो हम लोग स्लैब के लिए डिज़ाइन कर रहे हो या फिर बीम के लिए या फिर कॉलम के लिए, जैसा हम लोग फॉर्म बनाएंगे उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोल्डेबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा फॉर्म्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग कंक्रीट पोर करके उसको वैसा शेप दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है आपका स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता है आरसीसी स्ट्रक्चर को। जो आपका पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट, ये आपका डक्टाइल नहीं होता, ये पूरा ब्रिटल होता है। ठीक है। मीन्स हैमर से अगर हम लोग मारेंगे तो ये टूट जाएगा, ये डक्टिलिटी नहीं होता है इसमें। लेकिन जैसे हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं इसमें, तो वो आरसीसी स्ट्रक्चर को डक्टिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी मीन्स कि ये बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे आपका स्टील हो गया या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हो गया, उससे ये चीपर रहता है, उससे सस्ता पड़ता है ये। ठीक है। ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी लो रहता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका आरसीसी का। नेक्स्ट एडवांटेज का बात करें
तो इसका जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो आपका सीमेंट, सैंड, फिर कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये सब यूज़ होता है, ये इजिली जो आपका अवेलेबल रहता है, जो इसका रॉ मटेरियल होता है जिससे ये बनता है, और इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। और अभी के टाइम में तो आपका रेडी मिक्स कंक्रीट भी आ गया है। मीन्स ये जो है आपका फैक्ट्री में बना हुआ रहता है कंक्रीट, फैक्ट्री में तैयार होता है कंक्रीट, ये सब मिक्स करके आपका सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर सबको मिक्स करके कंक्रीट बना लिया जाता है। उसके बाद उसको पैक करके जो है जहाँ पे साइट में हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं आपका रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब हम लोग को साइट में जाके जो है ये सब मिक्स करके कंक्रीट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपका कंस्ट्रक्शन इससे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और बेटर भी रहेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री में जो आपका कंक्रीट बना है उसमें वो आपका कंक्रीट बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, वह जबकि साइट में जो है उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं अपनी। फायर रेजिस्टेंस का बात करें तो मोर फायर रेजिस्टेंट रहता है ये देन स्टील एंड वुड। जो आपका लकड़ी वगैरह हो गया या फिर स्टील हो गया, ये सब से बहुत ज़्यादा ये फायर रेजिस्टेंट रहता है आरसीसी, ये भी एडवांटेज है। नेक्स्ट आपका परमिबिलिटी का बात करें तो अगर वो बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है तो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है, मीन्स मॉइस्चर इसमें एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है तो उसमें अर्थक्वेक का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब एडवांटेजेस हो गया आरसीसी का। एडवांटेजेस के साथ साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है आरसीसी का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आपका सेक्शन होता है काफ़ी हैवियर होता है, आरसीसी से जो भी बनता है वो काफ़ी भारी रहता है देन स्टील एंड वुड, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज़ में काफ़ी फॉर्म वर्क चाहिए होता है, जो आप लोग अगर हम लोग को बीम भी बनाना है तो उसके लिए भी मोल्ड वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी फॉर्म वर्क का ज़रूरत पड़ता है, सेंटरिंग का भी और शटरिंग का भी। सेंटरिंग क्या हो गया, आपका जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क रहता है वो हो गया आपका सेंटरिंग। जो प्लाई हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपका स्लैब हो गया, स्लैब जैसे छत होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो यहाँ पे जो प्लाई यूज़ हुआ, प्लाई जो यूज़ होता है फॉर्म बनाने के लिए, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लाई है, तो हॉरिजॉन्टल प्लाई को सेंटरिंग बोलते हैं। अगर वर्टिकल प्लाई यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये आपका वर्टिकल फेस है, यहाँ पे अगर हम लोग प्लाई यूज़ कर रहे हैं, प्लाईवुड जिससे फॉर्मवर्क बना रहे हैं हम लोग, तो वो अगर आपका वर्टिकल रहा है तो इसको हम लोग शटरिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शटरिंग। हॉरिजॉन्टल जहाँ भी हम लोग प्लाई यूज़ कर रहे हैं वो गया सेंटरिंग, वर्टिकल जहाँ भी प्लाई यूज़ कर रहे हैं वो गया आपका शटरिंग। इसके साथ दिक्कत ये है कि साइट में काफ़ी स्पेस ले लेता है ये फॉर्म वर्क, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को फॉर्म वर्क चाहिए होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, फॉर्म वर्क सब यूज़ नहीं कर सकता है, इसके लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, ये सब डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज़, कंक्रीट को जो है समय लगता है फुल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, जिसके कारण तुरंत हम लोग इमीडिएटली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक वो अपना फुली स्ट्रेंथ गेन नहीं कर ले तब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि स्टील स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, स्टील से जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है बनते के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आरसीसी में जब तक वो फुल स्ट्रेंथ गेन नहीं कर ले तब तक उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है। मटेरियल्स देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है आरसीसी में। तो जनरली क्या मटेरियल यूज़ होता है, पहला हो गया आपका कंक्रीट, दूसरा हो गया रेनफोर्सिंग मटेरियल जो कि स्टील है। स्टील और कंक्रीट ही यूज़ होता है। कंक्रीट में क्या हो गया आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट आता है, तो आरसीसी में ये दोनों ही मटेरियल यूज़ होता है। तो आरसीसी जो सेक्शन होता है उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, यही दोनों मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हम लोग कंक्रीट यूज़ किया है और कौन सा रेनफोर्समेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंक्रीट के बारे में देखेंगे। तो कंक्रीट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है कि उसका इंग्रेडिएंट्स है, उसका क्या टाइप है और क्या प्रोपोर्शन लिए हम लोग। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कंक्रीट में, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। सीमेंट होता है, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं हिंदी में, प्लस वाटर। तो ये चारों चीज़ को हम लोग मिक्स करके बनाते हैं कंक्रीट। अगर इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट में यूज़ कर ले तो वो हो गया आपका आरसीसी। ठीक है, तो जो बढ़िया कंक्रीट मिक्स होता है उसका क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो आपका कंक्रीट मिक्स है उसको
थोरोली मिक्स किया हुआ रहना चाहिए ताकि उसका होमोजीनियस मिक्स हम लोग को मिले। मीन्स सब जगह एक टाइप का मिक्स रहे, ऐसा नहीं कि कहीं वाटर ज़्यादा हो गया, कहीं कम है, कहीं सीमेंट ज़्यादा है, कहीं कम है। तो उसका होमोजीनियस मिक्स हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया जाता है। जैसे आपका कुछ भी सेक्शन अगर हम लोग कंक्रीट का बनाए तो उसमें एयर वॉइड्स रहता है। ठीक है, वॉइड्स रहता है, अंदर छिद्र वगैरह रहता है जिसमें एयर जो है ऑलरेडी फिलअप रहता है। तो उसको हम लोग ऊपर से कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। ये हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़े होंगे, आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में थर्ड सेम में। तो वाइब्रेटिंग टेबल यूज़ होता है आपका कॉम्पैक्ट करने के लिए, वाइब्रेटिंग नीडल यूज़ होता है। वाइब्रेटिंग नीडल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे काफ़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट भी होता है। तो हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट मीन्स आपका जो एयर वॉइड है इसको एकदम कम कर देना, ना के बराबर। तो एयर वॉइड नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका कंक्रीट जो है पोरस नहीं होगा। अगर इसमें कंक्रीट में वॉइड्स रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसमें एयर है, तो क्या होता है, वाटर जो है ऊपर से पानी वगैरह पड़ा तो ऊपर से वाटर जो है इस छिद्र के थ्रू, इस वॉइड के थ्रू आराम से एक मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक जा सकता है। ठीक है, मीन्स आराम से सेक्शन को पेनिट्रेट कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपना कंक्रीट जो है पोरस हो गया है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना होता है, कॉम्पैक्ट करना होता है कंक्रीट को प्रॉपरली। ठीक है, तभी इससे बच सकते हैं हम लोग। तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन भी जरूरी है। सफिशियंट क्यूरिंग भी होना चाहिए। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग मीन्स हो गया कि हम लोग इसमें जैसे छत का ढलाई हुआ, ठीक है, कंक्रीट से, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब ढलाई हो जाता है तो हम लोग पॉन्डिंग मेथड वगैरह या फिर स्प्रे या फिर गनी बैग यूज़ करके क्या करते हैं, उसमें वाटर अप्लाई करते हैं। पॉन्डिंग मेथड में क्या हो गया, छोटा छोटा हम लोग पॉन्ड बनाते हैं छत में और उसमें वाटर भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉन्डिंग मेथड। इसके थ्रू क्यूरिंग होता है। क्यूरिंग मीन्स क्या हो गया कि हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग का कंक्रीट जो है तुरंत ड्राई नहीं हो जाए। तुरंत ड्राई हो जाएगा तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो फुल स्ट्रेंथ डेवलप तभी होगा जब हम लोग सफिशियंट क्यूरिंग करें। मीन्स उसमें हम लोग स्प्रे कर सकते हैं वाटर को क्यूरिंग करने के लिए, या फिर पॉन्डिंग मेथड के थ्रू हम लोग क्यूरिंग कर सकते हैं, या फिर वेट गनी बैग अप्लाई कर सकते हैं। गनी बैग मीन्स बोरा हो गया। ठीक है, बोरा भी भिंगावा वगैरह के वेट करके जो है अप्लाई किया जाता है छत वगैरह में, जिस चीज़ का भी हम लोग को क्यूरिंग करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूरिंग के बारे में। नेक्स्ट है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत मायने रखता है। वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, और वाटर बाय सीमेंट रेशियो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में भी देखे थे। इसमें होता क्या है कि जैसे वाटर बाय सीमेंट रेशियो आपका कम रहेगा, जैसे मान लीजिए जितना वो अमाउंट कम रहेगा वाटर बाय सीमेंट रेशियो, उतना ही आपका कंक्रीट जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वाटर बाय सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतना स्ट्रेंथ कंक्रीट का कम रहेगा, और जितना कम रहेगा वाटर बाय सीमेंट रेशियो, जैसे मान लीजिए 0.5 अगर वाटर बाय सीमेंट रेशियो है, और एक जगह हम लोग लिए सेम कंक्रीट के लिए वाटर बाय सीमेंट रेशियो 0.6, तो स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो जिसमें आपका कम रहेगा वाटर बाय सीमेंट रेशियो, जैसे इसमें कम है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कंक्रीट का स्ट्रेंथ बहुत डिपेंड करता है आपका वाटर बाय सीमेंट रेशियो में। ठीक है, जितना भी इंग्रेडिएंट है आपका वो राइट प्रोपोर्शन में रहना चाहिए कंक्रीट में। जो आपका सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट यूज हो रहा है, ये सब राइट प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो वाटर हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, वाटर का भी तो मिक्सचर होता है कंक्रीट। तो वाटर जो हम लोग यूज करते हैं इसको मिक्स करने के लिए, वो जो है उसमें कोई हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बोला भी जाता है, इट्स एन ओल्ड थिंग दैट वाटर जो हम लोग का पीने के लिए बेटर रहता है वही आपका कंक्रीट बनाने के लिए भी सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एग्रीगेट यूज हो रहा है, एग्रीगेट जो सैंड सैंड और कोर्स एग्रीगेट। सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और गिट्टी हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट। तो ये जो दोनों एग्रीगेट जो है आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, ये आपका हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और प्रॉपरली ग्रेडेड रहना चाहिए।
मतलब हर एक डायमीटर का आपका इसमें पार्टिकल्स रहना चाहिए। गिट्टी बड़ा होता है, सैंड छोटा होता है, और भी उससे हल्का बड़ा छोटा सब टाइप का प्रॉपरली ग्रेडेड रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि अगर आप कोई भी बीम वगैरह या फिर कुछ भी बना रहे हैं कंक्रीट का, तो अगर हम लोग सैंड नहीं यूज़ करें, सिंपल खाली कोर्स एग्रीगेट यूज़ करें, तो बीच में जो है आपका वॉइड काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब बड़ा रहता है, तो बीच में आपका जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को सभी साइज का जो आपका पार्टिकल्स अवेलेबल रहना चाहिए कि वो भी इसके अंदर भी जो गैप है उसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो ग्रेड्स टोटल, अगर ग्रेड्स का बात करें कंक्रीट का, तो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से 15 ग्रेड्स होता है, जिसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, ये सब आपका ग्रेड हो गया, M10, M15, M20, M25, M30, ये सब ग्रेड्स है कंक्रीट का। ठीक है, और इसको टोटल हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये सब डेजिग्नेशन हो गया, और ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। M10 मीन्स क्या हो गया? M मीन्स होता है मिक्स। ठीक है, M इज फॉर मिक्स। और 10 क्या हो गया इसका? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर M10 हम लोग यूज कर रहे हैं, M10 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे ही M15 के लिए आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये सब का रेशियो होता है आपका। अगर M15 का बात करें तो 1:2:4 इसका रेशियो होता है। अब ये रेशियो क्या हो गया? इसमें वन पार्ट क्या हो गया? सीमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आपका वो है आपका फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, और जो थर्ड पार्ट है ये हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट। अगर हम लोग M15 का अगर हम लोग कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब एक हिस्सा सीमेंट डालेंगे, 2 हिस्सा सैंड डालेंगे, और 4 हिस्सा कोर्स एग्रीगेट डालेंगे, और जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर है वो हम लोग डालते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग मान लीजिए एक तरह से 1 kg अगर हम लोग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1 kg अगर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 2 kg सैंड डालेंगे और 4 kg कोर्स एग्रीगेट डालेंगे, तब हम लोग का M15 ग्रेड का कंक्रीट बनेगा। और ये ग्रेड का कंक्रीट जो बनेगा, M15 ग्रेड का कंक्रीट, उसका आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि हम लोग को कंक्रीट डिज़ाइन करना है जिसका स्ट्रेंथ कम से कम आपका 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग ये मिक्स यूज कर लेंगे M15। वैसे ही M20 का अलग रेशियो होता है, 1:3 होता है आपका M20 का रेशियो। पहला हिस्सा हो गया आपका सीमेंट, दूसरा हो गया आपका सैंड, तीसरा हो गया कोर्स एग्रीगेट। M25 का होता है 1:1:2। ये हो गया आपका M25। ऐसे ही अलग अलग रेशियो रहता है। बाकी सबके लिए हम लोग को डिज़ाइन मिक्स यूज़ करना रहता है, तो वो हम लोग को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपका M10, M15, M20 आता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में आपका M25 से लेके M55 तक रहता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का बात करें तो वो M60 से M80 के बीच रहता है। ठीक है, M इज फॉर मिक्स, 60 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसको हम लोग शॉर्ट में FCK बोलते हैं, FCK। ठीक है, और ये आपका हमेशा न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये हम लोग समझ गए। अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है? हम लोग एक क्यूब लेते हैं जो कि आपका जिसका साइड होता है 150 mm। जैसे ये मान लीजिए हम लोग एक क्यूब ले लिए, ये आपका क्यूब बन गया। तो ये क्यूब जो है आपका, इसका साइड क्या रहता है? यहाँ से लेके यहाँ तक साइड हो गया इसका, तो ये होता है आपका 150 mm। सब साइड इसका 150 mm रहेगा क्योंकि क्यूब है। और इसमें क्या करते हैं, जो कंक्रीट हम लोग बनाए हैं उसका मिक्सचर जो है इसमें पोर कर देते हैं, मतलब इसमें फिल कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर क्यूरिंग वगैरह करके हम लोग 28 डेज के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 2 मशीन से हम लोग चेक कर सकते हैं, एक हो गया CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, एक हो गया UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से खाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर सकते हैं, UTM से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी
चेक कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऐसा स्ट्रेंथ हो गया बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिसके नीचे आपको 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट जो है फॉल नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग M15 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग बनाया है, ठीक है, M15 ग्रेड का, तो हम लोग M15 का 100 क्यूब्स बनाएंगे। किस साइज का, ये वाला साइज का, ठीक है। उसमें आपका 95% जो क्यूब है, 95% क्यूब यानी 95 क्यूब्स, उसका स्ट्रेंथ आपका 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 5% जो है यानी 5 क्यूब जो है उसका स्ट्रेंथ अगर 15 न्यूटन से कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 95% जो है उसका स्ट्रेंथ जो है, क्यूब का स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरसीसी वर्क के लिए जो है M20 से नीचे का हम लोग कंक्रीट यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स M15 M10 वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। आरसीसी मीन्स जिसमें वैसा कंक्रीट जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, उसमें कम से कम M20 हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कंक्रीट का, ठीक है। M20 का रेशियो क्या होता है, 1:1.5 3। फॉर पोस्ट टेंशनिंग वर्क, पोस्ट टेंशनिंग के लिए हम लोग M35 यूज़ करते हैं। प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए M40 या फिर उससे ऊपर यूज़ करते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग वर्क के लिए M35 या उससे ऊपर होना चाहिए आपका कंक्रीट। प्री टेंशनिंग के लिए आपका M40 या उससे ऊपर होना चाहिए। अब ये पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग क्या होता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जब हम आगे बताएंगे, 14 नंबर चैप्टर है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ पाएंगे पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग क्या होता है। अभी आप लोग ये जानिए कि ये सब बहुत हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट होता है और इसमें ऑलरेडी जो है आपका टेंशन प्रोवाइडेड होता है, मीन्स ऑलरेडी स्ट्रेस प्रोवाइडेड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग लोड भी इसमें मतलब कि लोड जो भी डालेंगे उसको ये आराम से रजिस्ट कर लेता है। तो ये इसका खासियत है। अगर लोअर ग्रेड का कंक्रीट है, जैसे M15 यूज़ कर रहे हैं हम लोग या फिर M10 यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब लोअर ग्रेड का कंक्रीट हो गया M20 से, तो वो सब हम लोग प्लेन कंक्रीट वर्क, लीन कंक्रीट, सिंपल फाउंडेशन और अदर सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो प्लेन कंक्रीट वर्क हो गया, जो उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोअर ग्रेड का कंक्रीट। लीन कंक्रीट जिसमें सीमेंट का अमाउंट काफ़ी कम रहता है, इस हिसाब से आप लोग समझ लिए, जैसे 1:4:8, 1:3:6, 1:5:10, ये सब लीन कंक्रीट हो गया। इसमें आपका सीमेंट का अमाउंट काफ़ी कम रहता है कंपेरिजन टू फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो ये सब बेसिकली सिंपल फाउंडेशन वगैरह में यूज़ होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। जहाँ पे स्ट्रेंथ का डिमांड होता है वहाँ पे ये आपका यूज़ नहीं होता ये रेशियो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। और एक और बात आप लोग को बताना चाहेंगे, हम पूरा लेक्चर सीरीज लेके आए आरसीसी का, तो आप लोग शुरू से फॉलो कीजिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। And this is all for today. Thank you so much. And you can find the PDF also. Uh, okay, I will arrange the PDF also. PDF भी हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।